हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक नंबर 5 जो कि है द आइडियल किंगडम। इस टॉपिक में हम 3 सब हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट हेडिंग है अ डिवाइन लाइट, सेकंड है अ यूनिफाइंग फोर्स एंड थर्ड सब हेडिंग है जस्ट सोवर्निटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो भी इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अ डिवाइन लाइट, मैनी सोर्सेज टू शो डैट द पावर ऑफ किंग्स केम फ्रॉम गॉड। जो मुगल हिस्ट्री को जानने में जितने भी सोर्सेज हमने रीड किए हैं, उसमें बेसिकली यही लिखा हुआ है कि जो पावर है किंग की, वो कहाँ से आती है? गॉड से आती है, मतलब कि डिवाइन से, मतलब गॉड से जो पावर है किंग की वो आती है। वन ऑफ द लीजेंड्स, मंगोल क्वीन एलेंक्वा हु वॉज इम्प्रेगनेटेड बाय रे ऑफ सनशाइन। जिसमें से एक बताया कि एक लीजेंड थी मंगोल क्वीन एलेंक्वा। एलेंक्वा उनका नाम था, मंगोल क्वीन थी वो। वो अपने टेंट में रेस्ट कर रही थी, जब भी रे ऑफ सनशाइन मतलब कि रेज आती है सन की, और वो इम्प्रेगनेटेड हो जाती है। देन जो उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है, वो इस डिवाइन लाइट को कैरी करता है, और साथ ही में जो उसकी जनरेशन्स आती है बाद में, वो भी इस डिवाइन लाइट को कैरी करती है। देन अबू फजल। अबुल फजल फिर से वही इंपॉर्टेंट नेम आ गया। ये नेम वैसे हर टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने बोला कि जो मुगल किंगशिप है एज द हाईएस्ट स्टेशन इन रिसीविंग लाइट फ्रॉम गॉड। हाईएस्ट स्टेशन मतलब एकदम टॉप पर। मतलब इन्होंने बताया कि जो डिवाइन लाइट आती है, गॉड की जो लाइट आती है, वो सबसे पहले किस पर आती है? मुगल की किंगशिप पर, मतलब कि राज सिंहासन पर जो भी बैठा है उसके ऊपर सबसे पहले डिवाइन लाइट आती है। मतलब कि जो हाईएस्ट स्टेशन पर है, मतलब सबसे टॉप पर है डिवाइन लाइट को रिसीव करने में। ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम फेमस इरानियन सूफी सिहाबुद्दीन सूरावर्दी फर्स्ट डेवलप दिस आइडिया। और जो ये आइडिया था कि सबसे पहले डिवाइन लाइट किस पर आती है, जो ये आइडिया था वो अबुल फजल ने बताया था। लेकिन अबुल फजल भी इंस्पायर्ड हुए थे किससे? एक ईरानियन सूफी थे, एक सूफी सेंट थे, सिहाबुद्दीन सूरावर्दी, जिन्होंने सबसे पहले इस आइडिया को डेवलप्ड किया था, मतलब कि बताया था। देन अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, इस आइडिया में बेसिकली क्या था, ये यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट में बताया है कि सबसे पहले डिवाइन लाइट आई। सबसे पहले किसके ऊपर आई? किंग के ऊपर। देन उसके बाद हिज सब्जेक्ट्स मतलब कि प्रजा के ऊपर। डिवाइन लाइट आई, सबसे पहले किंग पर आई। मेनली किंग एक सोर्स बन गया किसके लिए? डिवाइन लाइट के लिए, प्रजा को देने में। देन 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स मुगल आर्टिस्ट बिगिन टू पोर्ट्रे एम्परर्स वेयरिंग हेलो। जो 17 ऑनवर्ड्स मतलब 17th सेंचुरी के बाद से जितने भी मुगल आर्टिस्ट थे, वो एम्परर्स की पेंटिंग्स बनाते थे, तो उनके पीछे, हेड के पीछे एक हेलो बनाते थे। मतलब हेलो क्या होता है? बेसिकली एक सर्कल शेप में पीछे से लाइट एमिट कर रही होती है। जैसे अपने रिलीजियस जो गॉड्स होते हैं उनमें भी होता है कि पीछे से लाइट एक एमिट कर रही है। बेसिकली जो ये लाइट जो हेलो है, वो कहाँ पर होता था? जो यूरोपियंस है, जो बेसिकली यूरोपियन आर्टिस्ट है, वो किसके पीछे लगाया करते थे? जो क्राइस्ट है और विर्गिन मैरी है, उनके पीछे इस हेलो को लगाया करते थे। और बेसिकली ये क्या सिंबलाइज करता है? लाइट ऑफ गॉड, डिवाइन लाइट को सिंबलाइज करता है। अ डिवाइन लाइट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सब टॉपिक पर आते हैं, अ यूनिफाइंग फोर्स। इसमें बताया कि जो हमने पहले डिस्कस किया है कि जो मुगल क्रॉनिकल्स है वो बताते हैं कि जो किंग है वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के ऊपर रूल करता है, और कि अलग अलग कल्चर के लोग हैं, हिंदूज है, जैना, जोरास्ट्रियंस और मुस्लिम्स। तो इनके बीच में एज अ जस्टिस और पीस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो किंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, किंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू एंश्योर पीस एंड जस्टिस ओवर ओवर किसके ऊपर? हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के ऊपर। किंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। फिर अबुल फजल ने एक आइडिया निकाला, वो था सुलह कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका मीनिंग होता है एब्सोल्यूट पीस, मतलब शांति। एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द एनलाइटेड रूल, मतलब कि अगर रूल करना है तो सुलह कुल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट पीस होना ज़रूरी है। बेसिकली सुलह कुल में
क्या इंक्लूड था कि ऑल रिलीजन्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि जितने भी रिलीजन्स है, जितने भी कल्चर्स है अलग अलग, और स्कूल ऑफ थॉट है, उनके पास फ्रीडम है एक्सप्रेशन की, मतलब कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर, वो है डेट नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और फाइट अमॉन्ग देमसेल्स, मतलब कि जो भी एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम दी गई है वो अंडरमाइन न करे, मतलब कि किंग की जो पावर है उसको, जो स्टेट की पावर है उसको क्वेश्चन ना करे, और साथ ही में फाइट अमॉन्ग देमसेल्स, मतलब कि उनके बीच में फिर फाइट होती रहे। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि सुलीकुल कॉन्सेप्ट को रखा जाए। देन सुलीकुल किस पर इम्प्लीमेंटेड था? सुलीकुल इम्प्लीमेंटेड ऑन नोबिलिटी अंडर मुगल्स, मतलब कि जितने भी नोबल्स, जितने भी इलाइट्स थे मुगल्स के अंडर, उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेड होता था। कैसे? क्योंकि अलग अलग रीजन्स के नोबल्स थे मुगल एम्पायर के अंदर, जैसे कि ईरानीज हो गए, राजपूत्स हो गए और अफगान्स हो गए। सो इनके बीच में इक्वलिटी और जस्टिस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि एज ए मुस्लिम किंग अगर अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग रीजन्स के लोग हैं, तो उनके बीच में इक्वलिटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, क्योंकि उनको टाइटल्स और अवार्ड्स दिए जाते थे। किस बेसिस पर? उनकी सर्विस की बेसिस पर और उनकी लॉयल्टी के बेसिस के ऊपर। ऐसा नहीं था कि अगर मुस्लिम है तो उसको ज़्यादा टाइटल्स या अवार्ड्स दिए जाएंगे, नहीं, उनकी सर्विस कैसी है, उनकी लॉयल्टी कैसी है, उसके बेसिस पर दिए जाते थे। देन अकबर abolished tax on pilgrimage in 1563 and jizya in 1564। तो जो अकबर थे उन्होंने जो पिलग्रिमेज के ऊपर टैक्स लगता है, मतलब कि जो तीर्थ यात्रा की जाती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हटा दिया था 1563 के अंदर, और जो जिजिया टैक्स था उसको हटा दिया 1564 के अंदर। अब बेसिकली जिजिया टैक्स क्या होता है, ये हमने 11th में पढ़ा है। जिजिया टैक्स बेसिकली ये होता है कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको टैक्स देना पड़ता था किंग को। सो जो ये जिजिया टैक्स था। देन वॉर्स, जितनी भी वॉर्स होती थी, सो जो टेम्पल्स थे वो डिस्ट्रॉयड हो जाते थे, तो उनको रिपेयरमेंट के लिए, उनकी रिपेयरमेंट के लिए ग्रांट्स दिए जाते थे, टेम्पल्स की रिपेयरमेंट के लिए, कि वो बिल्कुल वापस पहले जैसे सही हो जाए। सो इसमें मैंने नाम लिखा है, एक था औरंगजेब जो कि रिपेयरमेंट के लिए ग्रांट्स दिए थे, और साथ ही में एक थे शाहजहाँ, मैंने शायद नहीं लिखा, लिख लेना, नोट कर लेना। शाहजहाँ और औरंगजेब दो मेन एम्परर्स थे जिन्होंने ग्रांट्स दिए थे टेम्पल्स के लिए। अकबर ने भी दिए थे बेसिकली, लेकिन नेम मेनली औरंगजेब और शाहजहाँ का आता है। अब औरंगजेब की एक और ये याद रखना कि औरंगजेब ने जो जिजिया टैक्स था उसको री इम्पोज्ड कर दिया था बाद में। अकबर ने तो उठा दिया था जिजिया टैक्स 1564 में, लेकिन औरंगजेब ने वापस री इम्पोज कर दिया था जिजिया टैक्स को। सो जो नेक्स्ट सब हेडिंग है वो है जस्ट सोवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अबुल फजल डिस्क्राइब सोवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो अबुल फजल थे उन्होंने डिस्क्राइब किया सोवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि सोवरेनिटी मीन सुप्रीम पावर। अब इसमें सुप्रीम पावर कौन है? किंग। वो अपने लोगों को क्या प्रोवाइड कर सकता है, अपने लोगों को क्या दे सकता है। जैसे कि जो लीडर्स होते हैं इलेक्शन के टाइम पर, वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो निकालते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, उसके बदले आप उन्हें वोट देते हैं। वैसे ही इसमें भी जो किंग है वो अपने लोगों को क्या प्रोवाइड कर सकता है, और फिर जो उसकी प्रजा है वो उसे क्या देगी, मतलब एज अ लॉयल्टी देगी और एज अ टैक्स देगी, उनकी सर्विसेज देगी। सो जो एम्परर है वो प्रोटेक्ट करेगा उसकी प्रजा के 4 एसेंस को, मतलब कि 4 मेन थिंग्स को, जो कि ये बोल सकते हैं। इसमें से सबसे पहले आता है लाइफ, जिसे बोलते हैं जन। देन प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा किंग, जैसे कि अपने जो गवर्नमेंट करती है उसे बोलते हैं मल। और ऑनर, उनका ऑनर, उनकी रेस्पेक्ट, जैसे नमस। देन फेथ, उनका जो फेथ है, उनका जो रिलीजन वो फॉलो करना चाहते हैं उस पर वो प्रोटेक्ट करेगा, जिसे बोलते हैं दिन। देन इन रिटर्न डिमांड्स ओबीडियंस। अब उसके बदले वो क्या लेगा, अपने प्रजा से क्या लेगा? ओबीडियंस, मतलब कि लॉयल्टी उनकी, उनके टुवर्ड्स रेस्पेक्ट, कि वो किंग को कैसा रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लॉयल कैसे हैं। एंड शेयर ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि टैक्सेस डिमांड करेगा उसके बदले। देन आइडिया ऑफ जस्टिस निकल के आता है इसमें, जो कि क्या है? हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ मुगल मोनार्की, जो कि अ यूनिफाइंग फोर्स सब हेडिंग थी, उसमें भी जाना कि वो पीस और जो उसका जस्टिस है वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किंग का। सो जैसे जो जस्टिस है वो हाईएस्ट वर्च्यू है मुगल मोनार्की का, मतलब वो जो रूल करता है किंग, उसका जो हाईएस्ट वर्च्यू है, हाईएस्ट जो मेन सब
जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जस्टिस मेंटेन करना। वन ऑफ फेवरेट सिंबल, अब जो जस्टिस का जो सबसे अच्छा और सबसे फेवरेट सिंबल है वो है मोटिफ ऑफ लायन एंड द लैम्प। जो लायन है और जो लैम्प की जो इमेज दी गई है, जैसे कि आप साइड में भी दे सकते हैं, इसमें बताया कि जो लायन है वो लैम्प है, मतलब लैम्प मतलब गोट, दोनों एक साथ बैठे हैं पीसफुली नेस्लिंग टू ईच अदर, मतलब कि दोनों एक साथ बैठे हैं। अब ये क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाई डैट बोथ स्ट्रॉन्ग, जैसे कि लायन स्ट्रॉन्ग है, और वीक इसमें किसके लिए बोला है? लैम्प के लिए। कुड एग्जिस्ट इन हारमनी, मतलब कि दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों मतलब एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक दोनों एक साथ रह सकते हैं इन हारमनी, मतलब पीस के अंदर दोनों एक साथ रह सकते हैं मुगल किंगशिप के अंडर। सो जो द आइडियल किंगडम टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मुगल किंग है उसके जो कोर्ट्स के बारे में जानेंगे और उसकी कैपिटल्स के बारे में जानेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी मेरी न्यू वीडियोस अपलोड होगी वो आपके पास इंस्टेंट पहुंच जाएगी।